गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बीए भाग द्वितीय में हम एक नए बिंदु के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी पूर्व की क्लास में मैं प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधि और इसके अतिरिक्त मैं समाजशास्त्रीय संदर्भों में वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरा विषय है रिसर्च मेथोडोलॉजी में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन शब्द इसका हिंदी अर्थ होता है अवलोकन। अवलोकन सूक्ष्म दृष्टि से नेत्रों के द्वारा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखना। बच्चों, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जब देखना व्यक्ति की नेत्रों के द्वारा किसी घटना को अवलोकित किया जाता है तो क्या तो सूक्ष्म, क्या विशिष्ट, या इसमें ऐसा खास क्या फार्मूला है कि सामान्य देखने की तुलना में इसे अवलोकन कहा जाता है। विद्यार्थियों, किसी भी घटना के संदर्भ में जब हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर सम्यक दृष्टि से देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो इसे हम अवलोकन कह सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक गांव में एक कुआं था और कुएं के पास दो बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे थे। जो बुजुर्ग सदस्य था उसने युवा सदस्य से कहा, क्या तुम दूर से देखकर बता सकते हो कि इस कुएं में पानी है? तो बोला कि मैं कैसे बता सकता हूँ जब तक मैं उसके नज़दीक नहीं जाऊँगा। तो उस बुद्धिजीवी को प्रोत्साहित किया गया कि और दिमाग लगाओ और यहाँ से बैठे बैठे देखकर अवलोकन करके बताओ क्या उस कुएं में पानी है या नहीं है। उस व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न कौंधा कि कुछ तो विशिष्ट बात है, तभी मुझसे प्रश्न किया जा रहा है। उसने ध्यान से देखा, सूक्ष्म दृष्टि मारकर उसने देखा कि कुएं के आसपास के क्षेत्र में हरी हरी घास उग रही है और पानी के कुछ चिन्ह बने हुए हैं। उसने दूर से ऑब्जर्व करके कहा, श्रीमान जी, इस कुएं में पानी है। कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन नियमित इसकी आवक होती है। वो प्रसन्न हुआ। उसने पूछा कि तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन तुम ये बताओ कैसे देखा? उसने कहा, साहब मैंने वो हरी हरी घास देखी जो इस बात का प्रतीक है कि इसमें आवागमन पानी का होता है, लोग इसका यूज़ करते हैं, फैलता भी होगा तो घास उग गई। अब ये बात सामान्य है, लेकिन इस बात में विशिष्ट तथ्य ये है कि उस दृश्य को, यथार्थ को विशिष्ट दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया। यह अवलोकन की श्रेणी में आया। अवलोकन को निरीक्षण करना भी कहते हैं, दृष्टिकोण के आधार पर देखना भी कहते हैं। इंग्लिश शब्दकोश जो है उसके अनुसार यह एक ऐसी विधि है जिसमें कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंध को जानने के लिए घटनाओं को ठीक अपने उसी रूप में देखना और उनका आलेखन करना होता है। यह विधि अवलोकन है। यह एक चीज स्पष्ट हो गई कि जो घटित होने वाली घटना है उसको हम अपनी आंखों से एट ए टाइम देखते हैं। देखने का भावार्थ यहाँ समाप्त नहीं हो रहा, उसको स्मरण भी किया जाता है और एक कागज पे उसको हम लिख लेते हैं, आलेखन कर लेते हैं कि हमने घटना क्या देखी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या देखें और क्या ना देखें। तो जो अपने विषय से संबंधित है उसको हमें देखना चाहिए। किसी घटना के घटित होने के पीछे कारण क्या है उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए, तभी सही अर्थों में अवलोकन होगा। प्रमुख समाजशास्त्री C.A. मोजर ये कहते हैं, सही अर्थों में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग करना ही अवलोकन है। इट मीन्स इस विधि में वाणी और कान गौण है, नेत्रों का, आंखों का प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंखों के प्रयोग के माध्यम से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म तथ्यों को देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन की जो विधि है, इस विधि के द्वारा हम तथ्यों का अन्वेषण कर सकते हैं। घटना घटित होने के पीछे क्या वास्तविक कारण है,
क्या परिदृश्य रहा होगा उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। इसकी आगे की परिभाषाओं के संदर्भ में जब हम अवलोकन की बात करते हैं तो अवलोकन के बारे में विद्वान कहते हैं, विशेष करके ए वुल्फ जो यहाँ प्रमुख विद्वान है, उनका तर्क है वस्तुओं तथा घटनाओं, उनकी विशेषताओं और उनके मूर्त संबंधों को देखना, मानसिक अनुभवों की प्रत्यक्ष चेतना को जानना, यह क्रिया अवलोकन है। देखिए वुल्फ जो विद्वान है उसका यह तर्क स्पष्ट है। वो कहता है कि हम वस्तु को मतलब सामाजिक घटनाएं, उनको मूर्त संबंध, जिन संबंधों को हम देख सकते हैं, उन संबंधों को देखकर मानसिक अनुभवों की प्रत्यक्ष चेतना को जानने की कोशिश की जाती है। व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उस मनोविज्ञान को भी, उन मूर्त संबंधों को भी हम आसानी से भली प्रकार से देख सकते हैं। जैसे एक दवा बेचने वाला सेल्समैन नए शहर में जाता है और जो ही बस स्टैंड पे उतरा तो उसकी मानसिक प्रत्यक्ष चेतना क्या है, उसकी निगाहें मेडिकल या हॉस्पिटल को ढूंढने लगती है, क्योंकि वो जानता है उसके पास दवा है, उसका उद्देश्य है उस दवा को उसे बेचना है, तो वो मेडिकल स्टोर ढूंढेगी उसकी निगाहें, या कोई अस्पताल, या फिर वो पूछेगा कि भैया यहाँ पर मेडिकल की कौन सी दुकान है, कहाँ पर है, मुझे डॉक्टर से भी मिलना है, कौन सा डॉक्टर कहाँ रहता है। तो यहाँ उसका मूल संबंध जो है वो विक्रय से है, मानसिक रूप से वह दवा की दुकान ढूंढता है। तो वुल्फ कहता है कि घटनाओं की विशेषता, उनके मूल संबंधों को समझने के लिए प्रत्यक्ष चेतना जो अनुभव से प्राप्त होती है, इस क्रिया को हम अवलोकन कहते हैं, और अवलोकन के द्वारा वो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। पीवी यंग इसके संदर्भ में कहते हैं कि घटनाओं को स्वतः घटित होने के समय आंखों के द्वारा एक व्यक्ति तथा अनेक व्यक्तियों के द्वारा सुविचारित रूप से अध्ययन करने को अवलोकन कहते हैं। इसकी विवेचना में आंखों का प्रयोग ही सुखद है, इंद्रियों पर आधारित विधि है, साक्षात्कार, वार्तालाप जैसे लक्षण इसमें जुड़ जाते हैं, वो इसके आगे गुण है। इसका मतलब है पीवी यंग यह कहना चाहते हैं कि आंखों के प्रयोग के द्वारा घटना किस रूप में घटित हो रही है, स्वतः नेचुरल स्फूर्त घटित होने की स्थिति में उसको एक विचारित रूप से, सिस्टमेटिक ढंग से देखना, उसका तारतम्य देखने की कोशिश करना कि यह घटना घटित होने के पीछे राजनीतिक कारण है, आर्थिक है, सामाजिक है, इसे हम अवलोकन कहेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंद्रियों के अनुभव को जोड़ा जाता है। प्रमुख विद्वान एम.एच. गोपालन का कथन है कि एक अनुसंधानकर्ता की सूचनाओं का प्रमुख स्रोत अवलोकन तथा इसका प्रयोग से प्राप्त होने वाला निजी अनुभव ही होता है। दो जो चीजें जोड़ी इसने, निजी अनुभव और दूसरा इसमें अवलोकन। एक प्रातःकाल दुकान का उदाहरण देता हूँ। एक दुकानदार 8 बजे अपनी दुकान खोलता है, आते ही साफ सफाई करके दुकान को सिस्टमेटिक करके गद्दी पे बैठ जाता है। उसका पड़ोसी आलसी है, वो 9 बजे आता है और 9 बजे आने के बाद वो झाड़ू निकालता है, उसकी धूल उड़ती है, बगल वाली दुकान पे जाती है। रोज का कार्यक्रम है। जो 8 बजे दुकान पे आता है उसको बड़ा दुख होता है कि मेरी साफ सफाई में गंदगी कर रहा है। उसने एक बार उसको विनम्रता से कहा कि भैया समय पे आया करो, या जल्दी सफाई करो, या कम उड़ाओ, मेरे ऊपर आपकी धूल आती है। बार बार कहने के बाद उसने ध्यान नहीं दिया, और एक दिन क्या हुआ, किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। अब झगड़ा जिस बात पर हुआ वो कुछ अन्य बात थी, सामान्य बात थी, उसका बोलने का तरीका, टोन गलत हो सकता है, और उनमें विवाद हो गया। अब इस घटना को घटते हुए देखा, देखने वाले को तो क्या लग रहा है, सब बेवजह की बात थी और इनमें झगड़ा हो गया। लेकिन समाजशास्त्री इस तथ्य को नहीं देखेगा, वो उसकी तय में जाएगा, कार्य कारण संबंध ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिर झगड़ा क्यों हुआ। उसने देखा
उनके वार्तालाप के अंश क्या है। अब वो कह रहा है, तूने मुझे परेशान कर रखा है, मैं रोज जल्दी आके सफाई करता हूँ और तू जानबूझ के मेरी सफाई में गंदगी करने के लिए जोर जोर से फटका मार के धूल उड़ाता है। अब समाजशास्त्री इस बात को कैच करेगा, अपनी अनुभव और इंद्रियों का प्रयोग और अपनी सूचना की प्रवृत्ति के आधार पर देखेगा, निश्चित तौर पर साफ सफाई का मुद्दा जड़ा इस झगड़े का मूल कारण है। तो एम एच गोपाल कहता है कि अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को स्रोत मानकर उसकी तह में जाता है, ऑब्जर्व करके कार्य कारण संबंध देखता है। अब दुनिया के लिए उनका झगड़ने का कारण कोई दूसरा होगा कि इसने इसको कुछ बोला और बेवजह नाराज हो गया, लेकिन उसके अंतर मन में, उसके अवचेतन में जो रोज की बातें छिपी हुई थी, मन में एक ग्लानि, विषाद, दुख छुपा हुआ था कि ये मेरे को परेशान करता है और ये मेरा अच्छा पड़ोसी नहीं है, ये इसकी कार्य कारण संबंध के आधार पे जांच की गया कारण है, झगड़ा क्यों हुआ। अब प्रश्न उठता है कि अवलोकन मात्र देखना ही है या उस देखे गए व्यवहार को हम लिखते भी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना जाता है। 3 चरण अवलोकन के होते हैं, चेतना, ध्यान और बोध। अगर मुझे किसी घटना को देखना और मैं अपने हाथ में कागज पेन लेके गया तो सामने वाला मूल रूप से व्यवहार नहीं करेगा, उसको लगेगा कि कोई ना कोई मामला है, ये मेरा कुछ व्यवहार लिख रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूं इसका प्रलेखन हो रहा है। तो चेतना का मतलब आप घटना को ढंग से देखिए। दूसरा, ध्यान में रखिए क्या क्या हुआ, समझने की कोशिश कीजिए और जब भी हमें एकांत मिले उसको तुरंत लिख लेना चाहिए, प्रलेखित कर लेना चाहिए, अन्यथा डेटा लॉस होगा, हम घटनाएं भूल सकते हैं। इंद्रियों द्वारा चेतना उत्पन्न होती है, इच्छा शक्ति ध्यान केंद्रित होता है और बोध तथ्यों को समझने की प्रवृत्ति है। जब हम तथ्यों को समझ जाते हैं, ध्यान लगाते हैं और इंद्रियों के माध्यम से चेतना की प्राप्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अवलोकन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। सीए मोजर ने अवलोकन को वैज्ञानिक अनुसंधान की सांख्यिकी पद्धति कहा है। ये प्रश्न आता है कई बार, किस विद्वान ने अवलोकन को वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति के रूप में, सांख्यिकी पद्धति के रूप में परिभाषित किया। तो शास्त्रीय या सांख्यिकी पद्धति की हम बात करेंगे, मोजर का नाम आएगा। डोलार्ड नाम के विद्वान था, इसे अनुसंधान का प्राथमिक यंत्र तथा बुद्धि का अवलोकन माना है। अब प्रश्न बन सकता है, किस विद्वान ने अनुसंधान के प्राथमिक यंत्र के रूप में अवलोकन को माना। इसमें उत्तर आएगा डोलार्ड। ये कहते हैं कि ये एक प्राथमिक यंत्र है और इसमें बुद्धि का अवलोकन होता है, यानी बुद्धि हमारा प्रयोग करती है और हम घटनाओं को घटित होते हुए देखते हैं। इसकी और व्याख्या की जाए तो अवलोकन में घटना का ज्ञान नेत्रों के द्वारा किया जाता है। अवलोकन सदैव उद्देश्यपूर्ण, मीनिंगफुल और बिल्कुल सूक्ष्म, जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, तह में जाना, ऊपरी ज्ञान नहीं, आंतरिक आधार पर ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। और अवलोकन का उद्देश्य सामाजिक संबंधों तथा कार्य कारण संबंधों का पता लगाना होता है। किसी घटना के घटित होने के पीछे क्या कारण छिपे हुए हैं, संबंध कितने प्रभावित होंगे, इनको हम देखते हैं। अब यहां थोड़ी बात करें कि सामान्य देखना और अवलोकन दोनों में अंतर क्या है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ और मोबाइल की स्क्रीन पर मैं जो कैमरा ऑन है उस पर मैं देखूँ, मेरा यहाँ उद्देश्य कुछ नहीं है, केवल मैंने अपने आप को देखा कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं है। सूक्ष्म मैंने सामान्य सतही तौर पर देखा। अगर मान लीजिए गलती से चौक का निशान लग जाएगा, मैं इसे मिटा दूंगा। ये मैंने ऑब्जर्व किया सामान्य रूप से, ये मेरा सामान्य देखना कहलाएगा। लेकिन मैं किस गुणवत्ता के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग के समय कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है, मेरा चित्र टेढ़ा बांका तो नहीं आ रहा है, ये मेरा विशिष्ट दृष्टिकोण है, ये मेरा अवलोकन होगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अनेक लोग देखेंगे, ये तकनीकी खामियां उनके ज्ञान में अवरोध का कार्य करेंगी, तो मेरा यहाँ विशिष्ट देखना होगा। जहूदा एवं कुक प्रमुख विद्वान रहे हैं। एक्चुअली ये टीम है, जहूदा, शैलजा, उनका कुक,
उन्होंने मिलकर किताब लिखी है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन। विद्यार्थी कृपया नोट करें, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, यानी सामाजिक अनुसंधान जो है संबंधों के बीच में। रिसर्च मेथड अनुसंधान प्रविधियां, सोशल सामाजिक, रिलेशंस यानी संबंध, सामाजिक संबंधों की परिधि में अनुसंधान क्या होता है। उन्होंने बताया जब अवलोकन एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर किया जाए, यानी विशिष्ट उद्देश्य है अवलोकन होगा, सामान्य उद्देश्य है सामान्य देखना होगा। अवलोकन नियोजित सुव्यवस्थित रूप से किया जाता है, जबकि हम नज़र तो कहीं भी घुमा सकते हैं, निगाह कहीं भी डाल सकते हैं, हर जगह निगाह डालना ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। अवलोकन की प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता पर आवश्यक नियंत्रण व प्रतिबंध होता है। आपका पैरामीटर फिक्स है, आप किन घटनाओं को देखेंगे। आप पहले से निश्चित कर लेते हैं कि आप किस तरह की घटनाओं को इस अध्ययन में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। उसकी विश्वसनीयता, वो सही है गलत है, उस पर प्रतिबंधित दशाएं होती है। अवलोकन के निष्कर्षों को क्रमबद्ध रूप से लिखा गया जाता है और सामान्य उपकल्पना के साथ उसका सहसंबंध स्थापित किया जाता है। यानी अगर मैं कोई धारणा बना लूं कि शहरों में रहने वाले लोग अपराधी होते हैं, ये मेरी उपकल्पना है। अब इस तथ्य के आधार पर मैं वहाँ लोगों का कार्य व्यवहार, लोगों की अपराध करने की प्रवृत्ति, सारी चीज़ें चेक करूँगा, तभी तो मुझे पता लगेगा कि मैंने जो उपकल्पना बनाई है ये उपकल्पना का वास्तविकता के साथ संबंध है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अवलोकन के निष्कर्षों को क्रमबद्ध लिखा जाता है, सामान्य उपकल्पना के साथ इसके सहसंबंध को देखने की कोशिश की जाती है। अब बात उठती है इसकी विशेषताएं क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, पीवी यंग ने अवलोकन की 3 विशेषताएं बताई। प्रथम, निश्चित उद्देश्य। किसी भी घटना का वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लक्ष्य लेकर चलता है। नंबर 2, योजना व प्रलेखन की व्यवस्था। केवल देखने की योजना ही नहीं है, प्रलेखन। अपनी स्मृति में उन तथ्यों को रखा जाता है, बोध के द्वारा समझा जाता है और उचित एकांत मिलने पर उनको तत्काल लिख लिया जाता है। तो इसमें योजना भी है और प्रलेखन की व्यवस्था भी होती है। तीसरा है वैज्ञानिक परीक्षण तथा नियंत्रण हेतु उपयोगी। अवलोकन विधि की खास विशेषता, इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, नियंत्रण हेतु उपयोगी है। जब अवलोकन होगा तो स्वयं अध्ययनकर्ता के ऊपर ये तलवार टकी होगी कि मैं गलत ना करूं, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए अध्ययन को दूसरे लोग भी कर रहे हैं, वो उसमें कुछ विशिष्ट तथ्य लाएंगे तो मेरा वैज्ञानिक अध्ययन हो जाएगा। कहीं ना कहीं कंट्रोल है, घटना पर नहीं, अध्ययनकर्ता की पद्धतियों पर, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर। इनके अतिरिक्त कॉमन विशेषताओं के रूप में 8 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। पहला है मानव इंद्रियों का उपयोग। पहले हम स्पष्ट कर चुके, वाणी और कानों की तुलना में नेत्रों का प्रयोग। तो मानव इंद्रियों में हम नेत्रों का प्रयोग करके घटनाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, तो इंद्रियों का प्रयोग हो गया। दूसरा है प्राथमिक सामग्री का संकलन इसमें होता है। भाई ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, आप व्यक्तिशः प्रत्यक्ष संबंधों के आधार पे मौलिक रूप से पहली बार तथ्यों को इकट्ठा करते हैं। इसका मतलब है आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, प्राथमिक सामग्री का संकलन कर रहे हैं। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, जब मौलिक रूप से पहली बार कोई सूचना एकत्रित की जाती है, प्राथमिक सामग्री होती है। पुस्तकालय में किसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, किसी अन्य के द्वारा किया गया कार्य यदि हम काम में लेते हैं, यूज सेकेंडरी डेटा, और चरणबद्ध रूप से तृतीयक तथ्य। तो यह बात आती है, इसमें प्राथमिक सामग्री का संकलन होता है। तीसरा है सूक्ष्मता, गहन अध्ययन, मुहावरे के रूप में बाल की खाल निकालना, घटनाओं को बारीकी से देखकर उसके बारे में विवेचना करना, यह महत्वपूर्ण है। चौथा है कार्य कारण संबंध याद करना। अवलोकन में क्या घटित हो रहा है, कार्य कारण संबंध क्या है, इनके बारे में चर्चा की जाती है। किसी भी घटना के घटित होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध कैसे रहे होंगे, उनके आधार पर हम घटनाओं को घटते हुए देखते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिक व अनुभविक अध्ययन। ऑब्जर्वेशन एक दिन की प्रक्रिया नहीं है,
इसमें व्यक्तिगत व्यवहार महत्वपूर्ण होते हैं। आनुभाविक अध्ययन अपने अनुभव को जोड़ने का प्रयास होता है। अपने एक्सपीरियंस से जब वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, व्यक्ति ऑब्जर्व करना सीख जाता है। जैसे एक टीम है और अध्ययन करने के लिए गए और हमको टीम में सिखाया गया कि जो सामने वाला कह रहा है हमें सही मानना है। आपने किसी महिला से पूछा कि क्या आपके पति प्रतिदिन पॉकेट मनी के रूप में कुछ आपको देते हैं? महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देते, मुझे 200 रुपये रोज मिलते हैं। बड़े हंसते हुए जवाब दिया। अब मेरी टीम के सदस्य जो अपरिपक्व है, अनुभवहीन है, वो क्या कहेंगे, सर इस महिला की मैं एंट्री कर लेता हूँ, 200 रुपये इसको उसका पति पॉकेट मनी देता है। लेकिन मैं हंस रहा हूँ, मुझे पता है वो महिला असत्य भाषण कर रही है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज और कहे गए कथन में तारतम्यता नहीं है। मैं समझाऊंगा बच्चों को, बेटा पुनः क्रॉस चेक करो। मेरा अनुभव कहता है इसको पॉकेट मनी नहीं मिलती, बल्कि हो सकता है इसका पति अपने निजी खर्चों के लिए 150 रुपये से लेके जाता होगा। महीने में तनख्वाह देता है लेकिन लेके जाता है, इसको इसके नाम पर पॉकेट मनी के नाम पर कुछ नहीं मिलता। उसने तथ्यों को खोजा। मेरे विद्यार्थी गया, उससे पूछा कि सच बताइए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, शरीर की मुद्रा से लग रहा है कि आपको पैसा नहीं मिलता। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, हमारे यहाँ मिडिल क्लास में पॉकेट मनी जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये अनुभव काम आया। अब वो मेरा विद्यार्थी यहाँ पर ये भी कह सकता था कि सर मुझे तो जो सूचना दी मैंने मन के विचार नहीं डाले, मैं तो वैसा का वैसा लिख लिया, लेकिन सत्य कुछ अलग भी तो था। तो यहाँ अनुभव महत्वपूर्ण होता है। निष्पक्षता, ये नहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने जाति, पसंद, लिंग डाल दिया, सामने वाले ने आपको प्यार से चाय पिलाई, कॉफ़ी पिलाई, आप लिख रहे हैं कि वो बड़ा महान व्यक्ति है। भैया वो महान है या नहीं है, सूक्ष्मता से अध्ययन करो। अगर आप उसको बार बार महान कह रहे हैं, इसका मतलब आपके हलक में जो चाय गई है ना, वो चाय बोल रही है उसके प्रति समर्पण भाव से। तो हमें निष्पक्ष होना है, किसी बाहरी तथ्य से प्रभावित होना ही नहीं है। नेक्स्ट बिंदु है, यह एक प्रत्यक्ष विधि है। आमने सामने के संबंध होते हैं अवलोकन में, और यही कारण है इसमें साक्षात्कार का गुण जुड़ा हुआ है। अवलोकन में सूक्ष्मता जुड़ी हुई है और अवलोकन के अंदर हम अनुसूची के लाभ को भी ले सकते हैं। अब व्यक्ति से अध्ययन करने की जब बात आती है, वहां अन्य विधियां कारगर होंगी, लेकिन समूह व्यवहार के अध्ययन करना होगा तो ऑब्जर्वेशन काम आएगा। क्योंकि इंटरव्यू अगर हम माने, एक आदमी के विचार, दो के विचार, लेकिन सामूहिक व्यवहार, कोई जनजाति क्या कर रही है उसको हम दूर से बैठ के दृष्टा के रूप में देख रहे हैं, तो अवलोकन ही उसमें काम में आएगी। लोग नशा करते हैं, नशा केंद्र में बैठते हैं, वहाँ लोगों की एक्टिविटीज़ क्या है हम दूर से देख सकते हैं। किसी अपराधी समूह का अध्ययन हम दूर से बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि वो हमारे ऊपर आक्रामक हो सकता है। हम दूर बैठ के भी अध्ययन करेंगे, यानी समूह व्यवहार का अध्ययन अवलोकन में हो सकता है। अब हम बात करें, इस व्याख्यान के अंतिम चरण में चल रहे हैं, फिर अगले व्याख्यान में मैं अवलोकन के प्रकारों की विस्तृत व्याख्या करूँगा। अभी मैंने एक चार्ट बनाया है। अवलोकन को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया। अब वहीं और देख सकते हैं, व्यक्तिगत अवलोकन, जब किसी एक व्यक्ति विशेष का अवलोकन पर बल दिया जाए। एक होता है सामूहिक अवलोकन, इसमें दोनों बातें हैं, अध्ययनकर्ता भी समूह में हो सकता है और पूरे समूह का भी अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्तिगत अवलोकन को दो भागों में बांटा गया, अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। और अनियंत्रित अवलोकन को तीन भागों में बांटा गया, पूर्ण सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी। परिचय के रूप में, जब अध्ययनकर्ता उत्तरदाताओं के मध्य पूर्णतः रहने लगे, उनके बीच में हृदय की धड़कनें उसकी धड़कनों के साथ मिलने लगे, पूरी तरह जीवन क्रिया उनके बीच में बिताए, पूर्ण सहभागी अवलोकन। और अब उनको पता नहीं चलने देगा कि मैं अध्ययन करने के लिए आया हूँ। अर्ध सहभागी, दोनों पक्षों को पता होता है कुछ समय के लिए साथ रहेंगे। जैसे 9 बजे आए किसी समूह में और शाम को 4 बजे निकल गए, तो 9 से 4 के बीच में ऑब्जर्व होगा, पूरा समय नहीं टिक हुए हम, तो अर्ध सहभागी है। एक विशिष्ट तरीका और है असहभागी, गुप्तचर की भांति, जासूस की भांति दूर से तथ्यों को देखना। जैसे किसी क्लासरूम में क्लास हो रही है नहीं हो रही है, प्रिंसिपल ने सीसी कैमरा लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा के उसने अपने ऑफिस में देखा कि कौन सा टीचर क्या कर रहा है। अब टीचर को नहीं पता, उसकी जानकारी में नहीं, उसको ये कहा गया कि कैमरे तो खराब पड़े हैं, जबकि प्रिंसिपल देख रहा है कौन क्लासरूम में क्या कर रहा है।
हम बड़े बड़े मॉल्स में देखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में हम देखते हैं, तो वहाँ जो स्थिति है वो ऐसे है, बाकी हम नहीं भी होंगे रिकॉर्डिंग आगे पीछे करके देख सकते हैं। नहीं रहते हुए स्थिति में भी गुप्तचर की बातें सूचनाएं प्राप्त करना ऐसे भागी अवलोकन है। मेरे अगले व्याख्यान BA पार्ट द्वितीय का जब भी होगा, मैं इस चार्ट को और विस्तृत रूप में आपको समझाने का